वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस हाई एनर्जी मास्टर क्लास में हम डिकोड करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और आत्मा, द प्रीएम्बल। देखो, मार्क माय वर्ड्स, इस एक डिफिनिटिव एक्सप्लेनर के बाद ना प्रीएम्बल से जुड़ा कोई भी प्रीलिम्स क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। हम स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड डेप्थ में जाएंगे और हर एक कीवर्ड को लिटरली डीपली एनालाइज करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। Okay, quick look at our agenda today. Number 1, preamble basics and timeline. 2, decoding the magic keywords. 3, the Union of Trinity. 4, landmark Supreme Court cases. And or 5, prelims, traps, and revision. Let's dive straight in. Starting with Section 1, Preamble, Basics and Timeline. The Foundation. किसी भी बिल्डिंग की मजबूती उसकी फाउंडेशन पर ही डिपेंड करती है। ध्यान दो यहाँ पर गाइज, ये तीनों डेट्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं और डायरेक्ट PYQs में आती हैं। देखो, प्रीएम्बल एसेंशियली बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। फिर 22 जनवरी 1947 को इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया। और फाइनली द एग्जैक्ट डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्चुअली प्रीएम्बल के टेक्स्ट में एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है, वो है 26 नवंबर 1949। इन डेट्स को ना बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लो। अब एग्जाम में यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन बनता है। देखो, प्रीएम्बल हमारी बेसिक फिलॉसफी ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज को तो एम्बॉडी करता है, लेकिन इट इज नॉन जस्टिशिएबल एंड नॉन इन्फोर्सिबल इन कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली सोशलिस्ट तरीके से एक्ट नहीं कर रही, तो आप सिंपली इस बेसिस पर कोर्ट जाकर इसे एनफोर्स नहीं करवा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना। Moving to Section 2, decoding the magic keywords, which define the nature of the Indian state. प्रीएम्बल में 5 ऐसी कीवर्ड्स हैं जो हमारी कंट्री का आइडेंटिटी कार्ड है। पहला कीवर्ड है सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है इंडिया एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम किसी दूसरे देश का डोमिनियन नहीं है और अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स में कंप्लीटली आज़ाद है। एज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया चाहे तो फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकता है या अपनी टेरिटरी का कोई पार्ट सीड यानी दे भी सकता है। और हाँ, इंडिया की UN या कॉमनवेल्थ जैसी इंटरनेशनल मेंबरशिप्स हमारी एब्सोल्यूट सॉवरेंटी को 1% भी कम नहीं करती हैं। दूसरा मैजिक वर्ड है सोशलिस्ट। अब इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू एक्सप्लिसिटली ऐड किया गया था, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके कंटेंट्स ना पहले से हमारे DPSPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल्स 36 से 51 में इम्प्लिसिट थे। हमारा इंडियन सोशलिज्म बड़ा यूनिक है क्योंकि ये स्ट्रिक्टली मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं है, इट इज़ हेविली लीनिंग टुवर्ड्स गांधीइज्म। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? हमारा अडॉप्शन ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैप्पीली कोएग्जिस्ट करते हैं। आई मीन थिंक अबाउट इट, जैसे BSNL और जियो एक ही मार्केट में ऑपरेट करते हैं ना, दैट्स मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर यू। तीसरा कीवर्ड वी हैव इज सेक्युलर। ये वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ही ऐड हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट भी डिक्लेयर कर दिया। इंडिया में देखो, हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपली पुट, ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। हमारा स्टेट किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, सबको बराबर रिस्पेक्ट मिलती है। यही तो वजह है कि स्टेट हज और कुंभ मेला दोनों को सपोर्ट कर सकता है। अब आते हैं इस सेक्शन के आखिरी 2 कीवर्ड्स पर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का आइडिया कंप्लीटली पॉपुलर सॉवरेनिटी पर बेस्ड है, मीनिंग पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जहां हर एक अडल्ट के वोट की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। वहीं राइट साइड पर देखिए, रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारा हेड ऑफ स्टेट यानी हमारे प्रेसिडेंट हमेशा इलेक्टेड होते हैं, ना कि किसी ब्रिटिश मोनार्की की तरह हेरिडिटरी रूल से आते हैं। ये इलेक्शन ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट होता है, जैसा आर्टिकल 54 और 55 में स्पेसिफाइड है। तो रिपब्लिक का कोर आइडिया यही है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी आम लोगों में वेस्ट करती है, किसी एक प्रिविलेज्ड राजा में नहीं। All right, Section 3, the Union of Trinity. Justice, Liberty, Equality, Fraternity. स्टेट का नेचर तो हमने समझ लिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रैंड फिलोसॉफिकल आइडियल्स देखते हैं। ध्यान दो, इसको प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग आ सकता है यहाँ से। तो इस टेबल को अभी के अभी मेमोराइज कर लो। इसको याद रखने की एक क्विक मेमोरी ट्रिक देता हूँ। RJ याद रखो, मतलब रशियन रेवोल्यूशन से आती है जस्टिस, ठीक है? और बाकी बचे हुए 3, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से। सिंपल। अब इन कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा डीप टाइप करते हैं। प्रीएम्बल 3 टाइप के जस्टिस की बात करता है।
पहला, सोशल जस्टिस। इसका मतलब है हर सिटीजन के साथ एब्सोल्युटली इक्वल ट्रीटमेंट होगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, कलर, रिलीजन या सेक्स। प्लस इट इंक्लूड्स द इम्प्रूवमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन। दूसरा, इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब किसी के साथ भी उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स या पैसे के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और हम वेल्थ इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करेंगे। जब हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को कंबाइन कर देते हैं ना, तो उस कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। इसका बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल हमारा पीडीएस सिस्टम या रिजर्वेशन पॉलिसी है। और तीसरा टाइप है पॉलिटिकल जस्टिस, मीनिंग सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स और इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेज मिलेगा। अब देखते हैं हाउ दिस बिल्ड्स इनटू द कोर फिलॉसफी ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ना, ये एक साथ मिलकर यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बनाते हैं। बी.आर. अम्बेडकर जी ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि आप इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर आप इनमें से एक को भी दूसरे से डिवोर्स करते हैं तो लिटरली डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। सोचिए, बिना इक्वालिटी के लिबर्टी दे दी तो वो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों की मोनोपोली बन जाएगी, और बिना लिबर्टी के इक्वालिटी ला दी तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव ही मर जाएगा। दे हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर। So the crucial point here are these constitutional linkages. Fraternity, जिसका मतलब है एक sense of brotherhood, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली दो चीजें प्रमोट करती हैं, हमारा सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। याद रखो, फ्रेटर्निटी दो चीजें स्ट्रांगली अश्योर करती है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो इंटेग्रिटी वर्ड है ना, ये भी 42nd अमेंडमेंट से ही लाया गया था। इक्वालिटी बड़ा सिंपल है, इसका मतलब है सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे और सबके पास बेसिक इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी होगी। Section 4 now, landmark Supreme Court cases, the conflict. क्या preamble actually constitution का part है या नहीं? इस एक सवाल ने इंडियन पॉलिटी को सालों तक कंफ्यूज करके रखा। ध्यान दो, प्रीलिम्स के लिए ये टाइमलाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक स्टोरी की तरह देखो इसे। 1960 में सबसे पहले बेरूबारी यूनियन केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि प्रीएम्बल जनरल पर्पस जरूर बताता है, पर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1973 में हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस आया, केशवानंदा भारती केस। यहाँ कोर्ट ने अपना पुराना वर्डिक्ट पूरी तरह रिवर्स किया और होल्ड किया कि येस, प्रीएम्बल इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस आया, जहां SC ने इसको और मजबूत करते हुए अफर्म किया कि ये एक इंटेग्रल पार्ट है। ये एक परफेक्ट लॉजिकल प्रोग्रेशन है, राइट? रिजेक्ट से एक्सेप्ट और एक्सेप्ट से इंटेग्रल। और इस पूरी लीगल बैटल का अल्टीमेट गोल्डन रूल क्या निकल कर आया? वेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि प्रीएम्बल एक इंटेग्रल पार्ट है, इसलिए यस, इसे आर्टिकल 368 के अंडर कंप्लीटली अमेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक मैसिव अनटचेबल शील्ड है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आप प्रीएम्बल में ऐसी कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या उसकी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर दे। ये डेलिकेट बैलेंस केशवानंदा भारती केस की सबसे बड़ी देन है। फाइनली, सेक्शन 5, प्रीलिम्स ट्रैप्स एंड रिविजन, फाइनल रिव्यू टाइम। अब हम उन स्पेसिफिक फैक्ट्स को लॉक इन करेंगे जहां UPSC अक्सर एस्पिरेंट्स को ट्रैप करता है। लेट्स कीप दैट एनर्जी अप। फर्स्ट स्टेप, राइट हियर। प्रीएम्बल अभी तक कितनी बार अमेंड हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक बार, ओनली वंस इन हिस्ट्री, और वो था फेमस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट ने स्ट्रिक्टली 3 नए वर्ड्स ऐड किए थे, एंड आई मीन एग्जैक्टली 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। अब देखो, एग्जाम ऑप्शंस में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्रेटर्निटी या रिपब्लिक जैसे वर्ड्स डाल सकता है, पर आपको ट्रैप नहीं होना है, सिर्फ यही 3 टर्म्स स्ट्रिक्टली याद रखने हैं। अब एक बार जरा पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखो। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की टाइमलाइन से। फिर हमने समझा कि ये नॉन एनफोर्सेबल है कोर्ट्स में। उसके बाद हमने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उन 5 कीवर्ड्स की डेप्थ और मीनिंग कवर की। फिर हमने देखा कैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन से डिराइव करके एक ट्रिनिटी बनाया गया, और अल्टीमेटली हमने बेरूबारी से LIC केस तक का सफर ट्रैक किया। ये पूरा पेज आपके माइंड में एक कंप्लीट लॉजिकल पिक्चर बनाता है, जो किसी भी प्रीलिम्स क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एब्सोल्युटली सफिशिएंट है। ओके, बिफोर वी कंप्लीटली रैप अप, एक क्लासिक कंसेप्चुअल ट्रैप सॉल्व करते हैं। UPSC फ्रीक्वेंटली ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट फ्रेम करता है, क्या प्रीएम्बल में जो लिबर्टी वर्ड दिया गया है उसका मतलब एक फ्री लाइसेंस मिल जाना है कि आप जो चाहे कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, एंड द आंसर इज एन एब्सोल्यूट नो। प्रीएम्बल वाली लिबर्टी का मतलब कोई एब्सोल्यूट लाइसेंस नहीं होता है, इट इज क्वालिफाइड।
प्रियम्बल एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करता है कि ये सिर्फ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप सिक्योर करता है, लेकिन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंदर। ये आज़ादी अपने साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाती है, ठीक है? ये ट्रैप अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखना। एस्पिरेंट्स, कंग्रेचुलेशंस! आज हमने प्रियम्बल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से सॉलिड कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली है ना, तो इन एग्जैक्टली इसी नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अभी यूट्यूब बायो में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और चैनल ज्वाइन करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी गुरु दक्षिणा होगी। जाते जाते आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगर प्रियम्बल फ्यूचर में दोबारा अमेंड हो सकता है, तो क्या हम आने वाले टाइम में एनवायरमेंटल जस्टिस या डिजिटल लिबर्टी जैसे नए टर्म्स इसमें जुड़ते हुए देख सकते हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में। कीप रिवाइजिंग एंड कीप हसलिंग।